हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। आज हम लोग NST 10 कंप्लीट कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, और अब समय आ गया है कि अब हम उसके सॉल्यूशंस को देख लें और ये देखें कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सेक्शन हमारा सबसे लास्ट वाला सेक्शन होता है हिंदी का सेक्शन हमारा सबसे लास्ट वाला सेक्शन होता है। और सारे बच्चों को ये पता होगा डियर स्टूडेंट्स कि हिंदी वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस का मतलब हमारे पास 4 गद्यांश होते हैं और चारों में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के हमारा 20 क्वेश्चन बनता है। ओके, तो इस 20 क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, कौन सा आंसर आ रहा होगा, अब हम लोग चेक करना है ना। अब हम लोगों की वो बारी आ गई कि अब हम लोग उसको चेक करके देख लें और ज़बरदस्त उसको हम लोग करें। ओके, तो हिंदी वाले सेक्शन से बिल्कुल डरने की नीड नहीं होती है। हिंदी वाला सेक्शन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल कहानी वाला होता है। हम कहानी पढ़ रहे होते हैं और उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, उसी की बेसिस में, कहानी के बेसिस पे हम लोग उत्तर दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? उत्तर दे रहे होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला अनुच्छेद जो है वो हमारे सामने है डियर स्टूडेंट्स, और हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, उपासना उपासना का बड़ा भाई। ओके, उपासना का बड़ा भाई अभिनव बहुत नटखट था। वो उसके खिलौने तोड़ डालता और उसकी नोटबुक के पेज फाड़ डालता। सबको परेशान करना उसे अच्छा लगता था। ओके, एक विशेष दिन आया, वह था उपासना का जन्मदिन। तो उपासना का जन्मदिन था। अब क्या होगा, अभिनव ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, प्रिय उपासना, मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? उपासना की आंखों में आंसू भर आए। भैया, क्या तुम अच्छे और शिष्ट बन सकते हो? अभिनव समझ नहीं पाया कि क्या करे। वह अपने कमरे में गया और सोचता रहा। उसने तय किया कि वो अच्छा बच्चा बनेगा। वो रसोई में गया और माँ की सहायता की। उसने जन्मदिन की मेज को व्यवस्थित किया और बैठने के कमरे को सजाया। उसने सैंडविच बनाए और बिना जाने, है ना, बिना, और, है ना, क्या किया उसने, सैंडविच बनाए और दिए जाने वाले उपहारों को पैक किया। ओके, उपासना बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। उसे जितने भी उपहार मिले उनमें भाई का उपहार सबसे अच्छा लगा। देखो, यही बात होती है ना कि कभी कभी जब अभी आप छोटे बच्चे हो, आप भी शरारत करते होगे, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी यार अंदर से ये आवाज़ आती है ना कि यार अब बहुत हो गया, अब हमें क्या है, अब हमें एक अच्छा बच्चा बन के दिखाना है। तो अभिनव जो एक लड़का था, वो भी ठान लिया कि यार अब बहुत हो गया ना, अब बहुत हो गई नौटंकी, अब बिल्कुल नहीं हो पाएगा हमसे। अब हम एक अच्छे बच्चे बनकर अपनी बहन उपासना को दिखा देंगे। तो वही उसने दिखा दिया। ओके, चलो, उपासना का भाई उसकी सहायता करता था, उसे डांटा करता था, उसे परेशान करता था, उसे पढ़ाया करता था। तो क्या करता था, उसे परेशान करता था भाई, उसे परेशान करता था। यानी कि 61 में आंसर आपका बिल्कुल सी वाला होगा। तो देखो यार, हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी और मज़े से कहानी पढ़ी, और उसी कहानी का तो हमें आंसर देना पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो हमसे कोई मैथ लगवा रहे हैं, है ना। तो कहानी पढ़ो, कहानी पढ़ के बस अच्छे से पढ़ो कि जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। ओके, तो 61 में आपका आंसर होगा सी। ओके डियर, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके सामने। उपासना ने अपने जन्मदिन पर अपने भाई से मांगा कि वो अच्छा बच्चा बने। उसके लिए उपहार खरीद लाए, बिल्कुल नहीं। अपने दोस्तों को बुलाए, बिल्कुल नहीं। केक को ना छुए, बिल्कुल नहीं। वो ये मनाई या उसने ये प्रार्थना की कि उसका भाई अच्छा बन जाए। ओके, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अभिनव ने रसोई में सब चीज़ों को सजाया, बिल्कुल नहीं। प्लेट को तोड़ी, बिल्कुल नहीं। केक का एक टुकड़ा, ये क्या होगा, माँ की सहायता की। तो 63 में सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यही होता है यार कि जब कभी आप बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं
तो आप में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इतनी अच्छी समझ आ जाती है कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते। ओके, तो ऐसे ही बिल्कुल आप पढ़ा करिए, ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ा करिए जिससे कि आपके सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल सही हों। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 64। अपने भाई में बदलाव देखकर उपासना सदमा खा गई? बिल्कुल नहीं। प्रसन्न हो गई? चिंतित हो गई? बिल्कुल नहीं। उदास हो गई? बिल्कुल नहीं। वो प्रसन्न हो गई यार, क्योंकि उसको तो खुशी हुई ना कि उसका भाई बदल गया है, उसका भाई सुधर गया है। तो उपासना को बहुत अच्छा लगा। क्या? बहुत अच्छा लगा, यानी कि उसको बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। अनुच्छेद में प्रयुक्त शिष्ट शब्द का विपरीत अर्थ, तो शिष्ट का विपरीत अर्थक माने इसका उल्टा क्या होगा? शिष्ट माने सभ्य, और सभ्य का मतलब क्या होगा? सभ्य का उल्टा क्या कह सकते हैं? सभ्य का उल्टा नटखट कह सकते हैं। शिष्ट का उल्टा नटखट। सुडौल बिल्कुल नहीं। पागल तो नहीं होगा भाई, पागल नहीं होगा। सकारात्मक भी नहीं होगा, नटखट होगा। तो 65 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसी तरीके से देखो यार, जब आप बहुत अच्छे से किसी भी स्टोरी को पढ़ते हो तो उसके आंसर्स आपको बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से आ जाते हैं। ओके डियर, चलो अब हम लोग लेते हैं अनुच्छेद दूसरा, यानी कि हमारे सामने जो दूसरी कहानी है वो हमें क्या सिखाएगी, हमें किस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर देने रहेंगे, अब हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 2 में। चलिए, एक बार दो मित्र एक मरुस्थल से होकर जा रहे थे। वे बहुत से विषयों पर बातें कर रहे थे। एक बात पर उनमें अचानक बहस हो गई। एक मित्र को इतना क्रोध आया कि उसने दूसरे के गाल पर तमाचा मार दिया। ओहो हो, अब तमाचा मार दिया, बताओ, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ गई होगी, है ना। जिसे तमाचा मारा गया था उसे बहुत दुख हुआ। उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे तमाचा मार दिया। वे कुछ देर और चलते रहे, तभी अचानक उन्हें पानी का एक छोटा सा तालाब मिला। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि छोटे तालाब में डुबकी लगाई जाए। इस बार उसी मित्र का पैर तली में कीचड़ में फंस गया जिसे तमाचा लगाया गया था। वह डूबने लगा। दूसरे मित्र ने उसे खींचकर बाहर निकाला और बचा लिया। यानी कि कौन बचाया? जो तमाचा मारा था वही फिर से बचाया भी। ओके, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि आपने गलत सुना हो, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि छोटे तालाब में डुबकी लगाई जाए। इस बार मित्र, है ना, इस बार उसी मित्र का पैर तली के कीचड़ में फंस गया जिसे तमाचा लगाया गया था। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ। अब इसका जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, इस कहानी का अच्छा शीर्षक हो सकता है सच्ची मित्रता, रेत पर टहलना, पत्थर पर लिखना, रेत पर। तो इसमें होगा सच्ची मित्रता। क्या होगा? सच्ची मित्रता। तो 66 में जो सबसे पहला आंसर होगा सच्ची मित्रता। अब देखो, आपको ये लग रहा होगा कि यार भैया कैसे, मतलब शीर्षक कैसे निकाला जाता है? तो शीर्षक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि आप उस कहानी का एक नाम दो, एक कहानी का नाम दो। जैसे कभी आपने कबूतरों का, है ना, कबूतरों का एक कहानी सुना रहा होगा जिसमें सारे के सारे कबूतर वो जाल लेकर उड़ जाते हैं। तो उसका शीर्षक क्या था? उस कहानी का नाम क्या था? एकता में शक्ति, ऐसा ही कुछ था ना। तो अब इस वाले कहानी का आप क्या आंसर दोगे? कौन सा शीर्षक, कौन सा नाम रखोगे? तो नाम वही आप रखते हो डियर जो जो उस कहानी में सबसे सही बात होती है। सही बात का मतलब जो उस कहानी का सार होता है, जिस पर वो कहानी चल रही होती है, जिसके बारे में होती है। अब देखो, इसका सच्ची मित्रता कैसे होगा? ऐसे होगा कि पहले उसने उसको तमाचा मारा था, लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो डूबने लगा या जब उसका पैर फंस गया तो उसने जाके बचाया। तो सच्ची मित्रता यही हुई ना। बिल्कुल। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67। यह कहानी हमें किस मूल्य की शिक्षा देती है? दंड देना? बिल्कुल नहीं। साथ रहना,
क्षमा करना, लोगों का प्यार। अब देखो 67 में जब आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हमें ये शिक्षा देती है कि हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा साथ रहना चाहिए। ओके, क्षमा करना जैसी कोई बात ही नहीं है, लोगों का प्यार ये तो नॉर्मल सी बात है यार। लेकिन जो हमें शिक्षा मिलती है, जो इस मूल मंत्र होगा इसका, वो होगा 67 में सी, साथ रहना। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 में डियर स्टूडेंट्स। चलो जरा सा, जब किसी को तमाचा लगाया जाता है तो वह चोट करते हैं। तो हम चोट करते हैं कहाँ? कोहनी से? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, तमाचा हथेली से मारा जाता है, टांग से? बिल्कुल नहीं। मुट्ठी से? बिल्कुल नहीं। तमाचा हथेली से मारा जाता है। किससे? हथेली से मारा जाता है। तो 68 में आपका डी हो जाएगा। 68 में डी। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 69 डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 69, जब वह सदमे से ठीक हो गया। यहाँ लेखक किस सदमे की बात कर रहा था? मृत्यु जैसा अनुभव? बिल्कुल नहीं। मित्र की बेवफाई, गर्मी और प्यास? बिल्कुल नहीं। मरुस्थल की कठिन यात्रा? बिल्कुल नहीं। मित्र की बेवफाई, सदमा का मतलब वो सोच रहा होगा कि भाई यार, है ना, है ना, उस सदमे का मतलब क्या हुआ कि मतलब उसके मित्र ने वहाँ पे थोड़ा सा उसको धोखा दिया ना, कि जब वह सदमे से ठीक हो गया, जब वो सदमा। वैसे सदमा का मतलब जानते हो क्या होता है? मृत्यु जैसा अनुभव। मृत्यु जैसा अनुभव लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लेखक की सदमे की बात, सदमा तब भी लग जाता है कि मित्र की बेवफाई से भी यहाँ पे हो सकता है। बट जब सदमा वर्ड यूज किया जाता है तो सदमा वर्ड क्या होता है कि मृत्यु जैसा अनुभव जो होता है वो सदमा कहलाता है, वो सदमा कहलाता है। तो सदमा के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, एग्जैक्ट वर्ड उसका और मीनिंग क्या होती है। ओके, तो इसमें जो होगा वो आपका ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, अनुच्छेद में प्रयुक्त मिटा देना, मिटा देना का भाव है। मिटा देना का मतलब भूल जाना, मिटा देना का मतलब भूल जाना। क्षमा करना, मालिश करना, बहस करना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मिटा देना मतलब भूल जाना, भूल जाना। ओके, तो 70 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके लिए चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यार कि हम लोग गजब तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत ही आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये वाला मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत ऐड हो गया है, इसको काटिए। नेक्स्ट वाले पे आइए, अनुच्छेद नंबर 3 यानी कि अपनी जो तीसरी कहानी है वो क्या कहती है, कैसी कहानी है, किस तरीके का उत्तर देना है, अब हमें ये बात पता चलेगी। चलो, अश्वमीन एक प्रकार की छोटी मछली है। अश्वमीने, अश्वमीने देखने में बड़ी अजीब होती हैं। उनका नाम उनके सिर की आकृति के कारण पड़ा है, जो लंबा और घोड़े के आकार का होता है। उनकी पूंछ मुड़ी हुई होती है और आकार 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच होता है। अश्वमीनों के रंग विविध होते हैं, सफ़ेद, पीला, काला, भूरा, स्लेटी और कुछ तो छल्लेदार या बिंदुदार तक होती हैं। मछलियों में आमतौर पर पाए जाने वाले स्थान पर छिलकों के स्थान पर अश्वमीनों में केकड़े की भांति कठोर बाहरी आवरण होता है और पफर मछली की भांति छोटे छोटे होते हैं। फर एक्चुअली यहाँ पे इनको पफर का मतलब फर होता है, मछली की भांति छोटे छोटे होते हैं। उनकी आँखें छिपकली के तरह स्वतंत्र घूमती हैं, जिससे वे एक ही समय में आगे पीछे देख सकती हैं। तो ये एक छोटा सा कहानी था, है ना, ये एक छोटी सी कहानी थी अश्वमीन के बारे में, अश्वमीन के बारे में। अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं डियर। अश्वमीन क्या है? एक छोटा घोड़ा? बिल्कुल नहीं। एक छोटी मछली है ना यार, एक छोटी मछली है, तो इसमें कुछ बात करना ही नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अश्वमीनों का रंग होता है सफ़ेद, विविध, काला, भूरा।
तो अब इसमें क्या था, इसमें तो तमाम तरीके के कलर है ना यार, इसमें तो तमाम यानी कि विविध, विविध माने विभिन्न प्रकार के कलर हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अश्वमीनों की आंखें होती हैं छिपकली के समान। हाँ बिल्कुल, किसके समान होती हैं? छिपकली के समान, क्योंकि वो हमें बताया ही गया, वो हमें बताया ही गया, किसमें? कहानी में बताया ही गया कि उसकी जो आंखें होती हैं वो छिपकली के समान होती हैं। अश्वमीनों में होता है नर्म छिलके, ऊंचे सिर, कठोर बाहरी आवरण और लंबी पूंछ। इसमें इसमें क्या होता है? कठोर बाहरी आवरण होता है, कठोर बाहरी आवरण होता है, यानी कि 74 में बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, वेरी गुड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में अश्वमीनों का यह नाम पड़ने का कारण है उनकी पूंछ की आकृति, ना 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 ना, उनकी त्वचा का रंग, बिल्कुल नहीं, उनके सिर की आकृति। ओके, उनके सिर की आकृति जो होती है घोड़े के समान होती है, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? अश्वमीन पड़ गया। अश्व माने घोड़ा, मीन माने मछली, घोड़ा वाली मछली। ओके, तो 75 में डियर स्टूडेंट्स आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए तो आज का जो सबसे लास्ट अनुच्छेद कह सकते हो, सबसे लास्ट कहानी कह सकते हो, सबसे लास्ट गद्यांश जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 4। चलो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, चलो। प्लास्टिक हल्के, सस्ते और क्षरण तथा बैक्टीरिया के प्रभाव के प्रतिरोधी होते हैं। वे अन्य किसी भी पदार्थ से अधिक समय तक चलते हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक उन वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं जो अधिक दिन चलें। मोटर गाड़ियों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों के पुर्जे बनाने में प्लास्टिक का उपयोग होता है। हमारे प्रत्येक दिन काम में आने वाले बहुत से सामानों को बनाने में इनका उपयोग होता है, जैसे कि खाद्य सामग्री या रसायनों के भंडारण के लिए डिब्बे, फर्नीचर, जूते तथा विभिन्न घरेलू वस्तुएं। ओके, तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट्स? इसको बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, घरेलू डिब्बे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि वे हल्के और कीमती होते हैं? ना, कीमती नहीं होते हैं। सस्ते और क्षरणशील होते हैं, बैक्टीरिया के प्रतिरोधी और भारी होते हैं? भारी तो बिल्कुल नहीं होते हैं। क्षरण के प्रतिरोधी और हल्के होते हैं, बिल्कुल सही। तो 76 में जो आपका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ओके, चल। क्षरण शब्द से यहाँ संकेत है किसका? धीमी क्षति? अरे यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल हाँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करके भी बताया करो हमें। क्रमशः वृद्धि? बिल्कुल नहीं। धीमी मिश्रण? बिल्कुल नहीं। निरंतर विलयन? विलयन। अब देखो, धीमी क्षति यानी क्षरण का मतलब होता है जो धीरे धीरे क्षति हो, जो धीरे धीरे क्षति हो, यानी धीमी क्षति बोले तो 77 में ए। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78। सस्ता का विपरीतार्थक? अरे यार, सस्ता का विपरीतार्थक कौन नहीं जानता? महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता है। तो 78 में बी हो जाएगा। वायुयानों और मोटर वाहनों के पुर्जे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि वे आकर्षक? नहीं नहीं। वे बहुत सस्ते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बहुत दिन चलते हैं, यस, बहुत दिन चलते हैं, यानी कि 79 में होगा सी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, आजकल किसे बनाने में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता? किसको? फर्नीचर? बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष यान? बिल्कुल नहीं। जूते? बिल्कुल नहीं। पुल बनाने में? यार अरे पुल प्लास्टिक का बना देंगे तब तो फिर हो गया कल्याण, तब तो फिर हो गया कल्याण। चलो तो 80 में जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पुल को प्लास्टिक से नहीं बनाया जाता। ओके, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने हिंदी वाले क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छी तरह से हिंदी के गद्यांशों को, उनके अनुच्छेदों को पढ़ के और बहुत ही
प्यार से हम लोगों ने आंसर दिया। तो आप लोगों ने यही देखा कि ये भी लगभग 19 मिनट में हम आपसे बातें भी करते रहे, और बातें करते करते हम आपसे और भी बातें किए, है ना। हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बीच बीच में दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखिए ये 20 मिनट में बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। और इसके पहले जो रीजनिंग वाला पार्ट आपने देखा रहा होगा, रीजनिंग वाले पार्ट को मैक्सिमम 30 यानी कि 30-20-50 मिनट में बहुत ही आराम से यार, और 20 नहीं, अगर इसको आप अच्छे से करो ना तो इसको 12 से 15 मिनट में ही आप निपटा लोगे। यानी कि हिंदी वाला और रीजनिंग वाला पोर्शन आप दोनों मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मिनट के अंदर में आप दोनों कर सकते हो। यानी कि मैथ्स के लिए आप पूरे के पूरे 1 घंटे आराम से बचा सकते हो। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ आप बिल्कुल लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, और आपका सिलेक्शन अब की बार ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो, हम भी आपके लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आप पढ़िए, जहाँ भी ना आए कमेंट करिए नीचे। और हिंदी में किसका स्कोर कितना आया, किसका 20/20 आया, किसका 19/20 आया, किसका 17/20 आया, ये सारे के सारे कमेंट आप नीचे ज़रूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा डियर। मैं वो सारे के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, उसको लाइक करूंगा, जिससे कि हमारा आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।